गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर हमारा अभी कंटिन्यू है। 4th चैप्टर में जो अभी तक हमने देखा है एक बार उसे देख लेते हैं। इसके मेमोरेबल टर्म्स जितने हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छे से करने के लिए कहे थे। इसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स हमको जर्नल की एंट्री करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। 4.1 में मीनिंग ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड देखा था। जो वास्तविक हम रिकॉर्ड रखते हैं उसमें सबसे पहली बुक आती है मेमोरेंडम बुक, जो कि कुछ बिजनेसमैन के द्वारा रखी जाती है। सभी बिजनेसमैन इसे नहीं रखते। इसके पश्चात जो मेमोरेंडम बुक एक रफ बुक होती है उसकी सहायता से जर्नल की एंट्रियां की जाती है। जर्नल एक मेन बुक होती है जो जिसकी सहायता से फिर लेजर तैयार किया जाता है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस की सहायता से फिर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जो हमारा जर्नल है ये बेसिक है। बेसिक में हमको जर्नल का मीनिंग, डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिमेन ये सब देखना है। हम इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। द वर्ड जर्नल इज एन ओरिजिनल ऑफ फ्रेंच वर्ड जर विच मीन्स अ day, hence journal means a book of daily record. Journal is therefore a principal book of primary record in which a businessman enters all the transaction date wise in chronological order in the debit and credit side along with narration according to the principle of double entry system. जो जर्नल शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के जर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है डायरी या डेली अर्थात रोजनामचा या जर्नल। इसे पंजी, नकल बही आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसका सिर्फ एक ही नाम है जिसे जर्नल कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग है JOURNAL। साधारण शब्दों में जर्नल प्रारंभिक लेखे की उस पुस्तक को कहते हैं जिसमें व्यापारी द्वारा, एक बिजनेसमैन के द्वारा अपने सारे ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज मतलब जो जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट के हिसाब से क्रमानुसार और दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संक्षिप्त विवरण के साथ, जो कि नरेशन होती है, उसके साथ में डेबिट और क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि करके और इसमें एंट्री की जाती है। मतलब जो खाता डेबिट होने वाला है उसे हम डेबिट लिखते हैं और जो खाता क्रेडिट होने वाला है उसे हम TO2 करके, और मैंने इसको पहले भी आपको लिखना बताया था, उसे नीचे की साइड में लिखा जाता है। उसके आगे क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है। जर्नल की प्रविष्टि में जब ये प्रोसेस होती है तो वो जर्नलाइजिंग कहलाती है। इसमें 2 डेफिनेशन दी है, एक रोलैंड एंड LC कॉपर। दोनों ही डेफिनेशन मैंने आपको करने के लिए कहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके चार्ट के माध्यम से बताई है, आपको 5 पॉइंट अच्छे से करना है। फॉर्मेट भी मैंने समझाया था आपको। डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इन कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया है। इसके बाद कैरिंग एंड कास्टिंग। इसमें जो हमारी टोटल एक पेज पे कंप्लीट हो जाती है उसको जब हम अगले पेज पर ले आते हैं तो वो कैरिंग एंड कास्टिंग या फॉरवर्ड करना कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम पेज को टर्न करते हैं तो प्लीज टर्न ओवर लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर इसके लिए टोटल कैरी फॉरवर्ड और टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हमें लिखना रहता है। इसे शॉर्ट में टोटल BF और CF का लिखते हैं। तो ये हम जब लिखेंगे, टोटल करेंगे, तब और अच्छे से देख लेंगे किस तरह से लिखना है। इसके बाद 4.6 मैंने आप लोगों को जो रूल्स समझाए थे, जो कि गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हमारे पूरे अकाउंटिंग का सबसे मेन पार्ट होता है। तो वो ये जो 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसमें जो 3 रूल्स हैं वो 3 जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग है। जैसे पर्सनल अकाउंट, उसका डेबिट होगा रिसीवर और क्रेडिट होगा गिवर। रियल अकाउंट जो वास्तविक खाता है, उसमें जो वस्तुएं बिजनेस में आती है वह डेबिट होती है और जो जाती है उन्हें क्रेडिट करते हैं।
नॉमिनल अकाउंट जो नाम मात्र के खाते होते हैं उसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं और क्रेडिट होती है इनकम्स एंड गेन्स। इनके एक एक एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे समझाया हुआ है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। देन प्रोप्राइटर अकाउंट देखा था हमने दो। क्या बिजनेस के प्रोप्राइटर के कोई अकाउंट होते हैं? तो यस, इसके 2 अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। दोनों ही अकाउंट को हम देख चुके हैं। इसके बाद जो स्पेशल पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान से बिल्कुल देखना है कि किस तरह से हम जो एंट्री करेंगे उसके पहले किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। देन क्लैरिफिकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स बाय एग्जाम्पल। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि कौन से खाते को हमने डेबिट किया है और क्रेडिट किस खाते को किया है। क्रेडिट हमने उसे क्यों किया है इसके रीजन भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, और ये इन खातों के नेचर भी हैं कि वो कौन से खाते का क्या उनका नेचर है। जैसे कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट में आता है, और जो गुड्स अकाउंट है वो भी रियल अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट माना जाता है। इस तरह से एक एक ट्रांजैक्शन का पूरा यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद जो आप लोगों को जर्नल किस तरह से बनाना है वो यहाँ पे एक समझाया हुआ है कि डेट के कॉलम देखो, 2017 जो ईयर है, जो हमारे ट्रांजैक्शन में डेट दी हुई होती है वो डेट, उसमें डालने का तरीका यहाँ ये होता है कि पहले ईयर डलता है, फिर मंथ और फिर डेट। पर्टिकुलर वाले कॉलम में डेबिट होने वाली जो अकाउंट है उसको पहले लिखते हैं और बाद में TO2 लिख के, ये जिस तरह से यहाँ समझाया हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट, और इसके आगे क्रेडिट नहीं डलेगा। एक लाइन में जो एक नरेशन के माध्यम से बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल बिजनेस में आई। इस तरह से ये एक जर्नल एंट्री हुई। इसके बाद एक लाइन खींच करके और एक एंट्री को कंप्लीट माना जाता है। ये सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में ही लाइन खींची जाएगी। इसके बाद अमाउंट देखें हम, 20,000 की कैश आई है इसलिए डेबिट हुई है तो डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और 20,000 की ही कैपिटल के रूप में आई है जिसे क्रेडिट किया है तो उसे क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाता है। इस तरह से एक एक एंट्री को यहाँ पे समझाया हुआ है। ये मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था। अब ये एंट्रियां आपको इजीली समझ में आ गई होगी अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको चार्ट के माध्यम से किया होगा तो। और यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम आई होती तो आप लोगों ने मुझसे पूछा होता, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये समझाया था और यहीं तक आपको मेंशन किया था। तो आपकी तरफ से कोई भी क्यूरीज या कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास तक नहीं आई है, इसका मतलब आप लोगों को सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 4.8 कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब हम सिंपल एंट्री देख लेते हैं, साधारण प्रविष्टि हम देख चुके, तो इसके बाद जो कंपाउंड एंट्री है उसकी मैं आपको एक थ्योरी शॉर्ट में बता देती हूँ। जब हम एक एंट्री में एक खाते को नाम और एक खाते को जमा, एक खाते को डेबिट और एक को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम का रूल है। तो जब पाने वाला एक ही पार्टी होगी और देने वाली भी एक ही पार्टी, तो हम क्या करते हैं कि एक ही खाते को नाम और एक खाते को क्रेडिट कर लेते हैं। अब ऐसी यदि स्थिति बनती है कि एक ही डेट पर हमने एक जैसे ट्रांजैक्शन 2 या 3 किए हैं, तो उन 2 या 3 की हमको एक जैसी एंट्री करने के बजाय जब हम उसको मर्ज कर देते हैं या उसकी एक ही एंट्री बना लेते हैं एक जैसे ट्रांजैक्शन की एक ही डेट पर, तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे। इसे और हम इस बुक में से समझते हैं। When 2 or more similar account are recorded in the debit or credit at one's time as one single journal entry instead of separate entries for each, it is called compound journal entry। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमने इस जो कंपाउंड एंट्री होती है उसे इसमें हिंदी में मिश्रित प्रविष्टि कहा जाता है। मिश्रित प्रविष्टि मतलब संयुक्त एंट्रियां। अब संयुक्त एंट्री क्या होती है
कंपाउंड जर्नल एंट्री, जब किसी एक ही तिथि को एक ही प्रकार का खाता एक से अधिक बार डेबिट करना हो या एक ही प्रकार का खाता एक से अधिक बार क्रेडिट करना हो, तो ऐसी दशा में वह खाता बार बार डेबिट या क्रेडिट करने के बजाय एक ही बार डेबिट या एक ही बार क्रेडिट कर दिया जाए तो इसे मिश्रित जर्नल प्रविष्टि कहा जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हाउ वुड यू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन? एक्स कमेंस बिजनेस विथ कैश 10,000, गुड्स 5,000 एंड टाइपराइटर 4,000। अब यहाँ हम इस एंट्री को सिर्फ एक ही एंट्री को समझेंगे कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वह अपने साथ कैश लेकर आया है 10,000 रुपीज, गुड्स लेकर आया है 5,000 रुपीज एंड टाइपराइटर लेकर आए हैं 4,000। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये कैश, गुड्स एंड टाइपराइटर बिजनेस में आई है जबकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो एक्स ने बिजनेस शुरू किया है तो कैपिटल के रूप में एक्स ये तीनों चीजें लेकर आया है। तो सिंपल एंट्री में जब हम देखते थे कि बिजनेस शुरू किया और कैश लेकर आए तो हम उस समय क्या करते थे, दो खाते प्रभावित होते थे। एक तो जो चीज आई है अर्थात कैश, और जो लेकर आया है मतलब कैपिटल। कैपिटल कौन लेकर आया है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश आया है इसलिए डेबिट होगा, गुड्स भी आया है इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट होगा एंड टाइपराइटर भी बिजनेस में आया है, ये तीनों चीजें डेबिट होगी और क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पूंजी के रूप में ये तीनों चीजें आई है। जब हम इसकी सिंपल एंट्री बनाएंगे तो 3 एंट्री बन जाएगी। 3 एंट्री किस तरह बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000 रुपीज, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5,000 रुपीज एंड टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4,000 रुपीज। तो इसकी यदि हम 3 एंट्री बनाएंगे, तीनों एंट्री सिंपल एंट्री यदि बनेगी तो उसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 बार हो रहा है। ओके, तो 3 बार ये कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट न करते हुए सिर्फ एक बार ही हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और एक साथ इन तीनों खातों को एक बार में डेबिट कर देंगे। तो ऐसी एंट्री जो होगी वो कहलाएगी कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इस तरह की एंट्रियां जब बनती है तो उसे हम एक ही बार की एंट्री करके एक ही डेट में एक एंट्री करके और हमारी जर्नल में एंट्री करते हैं। तो इस तरह से यहाँ आपको दिखाया गया है कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इन तीनों का कैपिटल के रूप में आई है तो बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। अब इनकी अमाउंट किस तरह लिखेंगे? हमने तीनों को डेबिट किया है तो डेबिट वाले कॉलम में तीनों के सामने इनकी पर्सनल अकाउंट की पर्सनल जो इनकी चीजें आई है उनकी अमाउंट लिख दी जाएगी। जैसे कैश 10,000 आई है तो कैश के सामने 10,000 लिखा है, गुड्स या स्टॉक 5,000 का है तो 5,000 लिखा है, टाइपराइटर 4,000 का है तो 4,000 डेबिट कॉलम में लिखा है। क्योंकि हमने इन तीनों को डेबिट किया है इसलिए इनकी अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। कैपिटल अकाउंट को सिर्फ एक बार क्रेडिट किया है तो ये तीनों की जो अमाउंट की टोटल है वो क्रेडिट साइड के अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे जो कि 19,000 आई है। तो ये होगी हमारी एक कंपाउंड एंट्री। तो इस तरह से आपको कंपाउंड एंट्री इजीली समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि जब कंपाउंड एंट्री क्यों की जाती है। When compound journal entries are made, compound journal entries are made in any of the following cases. किसी भी तरह के एक केस में की जा सकती है। When one the same date, 2 or more transaction of the same nature take place. Such transaction belong to one account. When one account is to be debited and more than one account are to be credited. When more than one account are to be debited and one account is to be credited. When the transactions are joint and cannot be recorded separately in journal. तो इस तरह कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कब की जाती है? जब एक ही तिथि को होने वाले 2 या इससे अधिक सौदे एक ही प्रकार के हों
और ऐसे सौदों का संबंध एक ही खाते से हो, ऐसे सौदे में एक खाता डेबिट किया जाने वाला हो और एक से अधिक खाते क्रेडिट किए जाने वाले हो, और एक से अधिक खाते डेबिट किए जाने वाले हो और एक ही खाता क्रेडिट किया जाने वाला हो। लेन देन इस प्रकार जॉइंट हो, संयुक्त हो कि उनका पृथक पृथक लेखा करना, अलग अलग एंट्रीज करना जर्नल में नहीं हो सकता हो, तब हम इन एंट्रियों को जर्नल एंट्रीज में करते हैं। While passing the compound journal entries, it is to be noted that related amount will be put against the account concerned and the total of amount put in the debit side must be equal to the amount of credit side and vice versa. जब हम जर्नल में मिश्रित या कंपाउंड एंट्री करते हैं तो हमें मेन इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रत्येक खाते के सामने उससे संबंधित राशि ही लिखी जाए और डेबिट पक्ष की सभी रकमों का जोड़ सभी अमाउंट का टोटल क्रेडिट पक्ष की अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। सभी दशाओं में जो रकम है या अमाउंट है उसका जोड़ डेबिट पक्ष की रकम के या अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था इस एग्जाम्पल में 19,000 कैपिटल और इधर का टोटल डेबिट का भी 10,000, 5,000, 4,000 टोटल 19,000। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी का सेकंड देख लेते हैं हम, बी एग्जाम्पल। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, बी एंड सी। बॉट गुड्स मतलब हमने माल खरीदा है और क्रेडिट लिखा हुआ है मतलब उधार खरीदा है। फ्रॉम जिनसे खरीदा है ए, बी और सी, तीन पार्टी है। तो सिंपल एंट्री जब हम देखते हैं तो परचेज अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जब हम माल खरीदते हैं। तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया। अब इसकी क्या हम तीन एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी और परचेज अकाउंट डेबिट टू सी। ये हम तब करते जब हम कंपाउंड एंट्री नहीं पढ़ सकते थे या हमने नहीं पढ़ी होती, लेकिन चूंकि अब हम कंपाउंड एंट्री पढ़ चुके हैं तो तीन एंट्री की बजाय हम सिर्फ एक ही एंट्री यहाँ पे बनाएंगे जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 500, बी 400, सी 800, जैसा कि यहाँ पे करके दिया हुआ है। परचेज अकाउंट को एक ही बार डेबिट किया है और टू ए, टू बी और टू सी लिखा। तो ये तीनों से हमने उधार माल खरीदा है इसलिए इनके नाम लिखे हैं। यदि हमने कैश परचेस किया होता तो यहाँ पे हमें कैश की अमाउंट लिखनी होती जितना हमने नगद खरीदा है। नरेशन देखें इसकी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। अब इसकी अमाउंट देखें, कुल माल हमने खरीदा है 1700 का। 1700 का कैसे खरीदा है, 500 का ए से खरीदा है, बी से 400 का और सी से 800 का। इस तरह से 1700 टोटल अमाउंट आई है जो कि डेबिट में हमने परचेज के सामने लिख दी है। नेक्स्ट इसी का हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं एग्जांपल। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी, ई और एफ। अब यहाँ हमें जो नियम है 3 रूल्स उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर एंट्री में, हर ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी एंट्रीज हो रही है या नहीं। सोल्ड गुड्स माल बेचा ऑन क्रेडिट मतलब उधार। जब उधार माल बेचा है तो TO2 मतलब उनको बेचा है, किस किस को बेचा है, डी को बेचा है 700 का, ई को बेचा है 800 एंड एफ को बेचा है 600 का। तो ये तीन पार्टी को उधार माल बेचा। जब हम माल बेचते हैं हमारे यहाँ से माल जाता है, माल गया मतलब गुड्स अकाउंट क्रेडिट है क्योंकि ये रियल अकाउंट है। और माल को पाने वाला कौन है, डी पार्टी है जो पर्सनल है, ई है जो पर्सनल है और एफ है जो पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल है कि पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और रियल अकाउंट का नियम है जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। ये दोनों ही यहाँ पे हमारे रूल्स लगेंगे। ऐसा आपको हर एंट्री में करके और देखना है। तो अब इसकी जो सिंपल एंट्री बनती है उससे हम स्टार्ट करते हैं। हमने उधार माल बेचा डी को माल बेचा है तो डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकेंड एंट्री,
जो हमारी बनती सिंपल एंट्री, उसमें ई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ई को माल बेचा। फिर एफ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एफ को माल बेचा। अब तीनों ही एंट्रियां अगर सिंपल हम देखें, उसमें हम सेल्स अकाउंट को 3 बार क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम 3 बार क्रेडिट न करते हुए कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, सिर्फ एक बार, जो 3 बार होने वाले हैं उसको एक बार करेंगे, और जो डेबिट होने वाले 3 हैं उन तीनों को एक साथ डेबिट कर देंगे। तो इसमें 3 पार्टी कौन कौन सी डेबिट हो रही है, डी जिसको को माल हमने बेचा है उधार, ई और एफ, और टू सेल्स, एक बार सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। जब भी उधार माल बेचा जाता है तो उस व्यक्ति का नाम आता है जिसे हमने उधार बेचा है। और कैश अगर बेचा जाता है तो जितनी हमारे पास कैश आई है, क्योंकि उन्होंने हमको नगद भुगतान कर दिया, तो कैश हमारे पास आ गई, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो कैश ट्रांजैक्शन पर एंट्री बनती है। यहाँ उधार माल बेचा है तो उनके नाम आएंगे जिनको माल दिया है। डीईएफ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब डी को माल बेचा था 700 का, तो उसके आगे अमाउंट लिखी है 700। ई को बेचा था 800 का, तो 800 लिखिए, डेबिट किए, इसलिए डेबिट वाले अमाउंट के कॉलम में हमने इसकी अमाउंट लिखी है। एफ के सामने लिखी है 600। इस तरह टोटल माल जो हमने बेचा है वो बेचा है 2100 का। तो इस तरह से जो हमने तीनों डेबिट किए हैं वो एक साथ लिखेंगे, और एक बार क्रेडिट होने वाला सेल्स अकाउंट 2100 से एक बार क्रेडिट कर देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बाद पर्टिकुलर वाले कॉलम में एक लाइन खींच दी जाएगी कि ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने इसके 3 ट्रांजैक्शन देख लिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यदि सिंपल एंट्री आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है तो कंपाउंड एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लास्ट ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं हम इसी सम का। पैड कैश फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जितने भी ये एक्सपेंसेस दिए हैं इसको हमने नगद भुगतान किया, हमारे यहाँ से कैश गई है। अब हम हमारे नियम के अनुसार, रियल अकाउंट है कैश अकाउंट, कैश जाती है तो उसे क्रेडिट करना है। और जो हमारे खर्चे होते हैं, इन खर्चों के लिए हमने भुगतान किया है, तो खर्चे और हानियों को डेबिट करना है, जो कि हमारा 3rd रूल है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो पोस्टेज मतलब जो डाक का खर्चा होता है वो 50 रुपये है, स्टेशनरी 100 रुपये और कार्टेज 20 रुपये। इन तीनों का हमने भुगतान किया है, तो एक बार हमारे यहाँ से कैश गई, ये एंट्री करेंगे, और इन तीनों का हम एक्सपेंसेस एक साथ लिख देंगे। किसके तहत लिखेंगे हम, कंपाउंड जर्नल एंट्री के हिसाब से। तो इसमें लिखा हुआ देख लीजिए आप, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, और एक बार लिखा है टू कैश, ठीक है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, हमने एक्सपेंसेस को भुगतान किया। अब इनकी अमाउंट देख लें। 50 रुपीज किसके थे, पोस्टेज के, स्टेशनरी के थे 100 और कार्टेज के थे 20 रुपीज। तो इस तरह से 170 रुपीज टोटल अमाउंट में हम इसकी क्रेडिट अमाउंट के सामने, क्रेडिट कैश के सामने लिख देंगे। तो ये हो गए 170 रुपये का हमने पेमेंट किया। अब ये हमारा यदि एक जर्नल का सम इस तरह से कंप्लीट होता है तो उसके बाद नीचे टोटल हमको लगाना होती है। तो टोटल का कॉलम, एक जर्नल में जो डेबिट और क्रेडिट है उन दोनों के सामने एक टोटल लिख करके और दोनों तरफ का टोटल लगाया जाता है। दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, क्योंकि जितनी अमाउंट से हमने किसी भी खाते को डेबिट किया है उतनी ही अमाउंट से हमने क्रेडिट में भी एंट्री की हुई है। तो यहाँ कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि हमारा दोनों तरफ का टोटल में डिफरेंस आए। ओके, तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल देखा। इस एग्जाम्पल को आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया हो तो एक बार और इसको अच्छे से पढ़िए और इस एग्जाम्पल के जैसे ही पीछे सम दिए हुए हैं,
ठीक है। इसके जो पीछे सम दिए हैं उसमें जो सिंपल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री, यदि उसके सम जितने भी आए हैं आपको वो इजीली जो जितने आप सम कर सकते हैं करके और मुझे उसकी आप फोटो खींच के और भेजिए। इसमें जो सिंपल एंट्री है उसके सम दिए हुए हैं 4, 5 सम सिंपल एंट्री के दिए हैं और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज दी है ये उसके सम दिए हुए हैं 9 तक, मतलब 4 सम दिए हैं इसके। तो आपकी हो सकता है बुक में और भी इस तरह के कोई सम हो, तो अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा कर लीजिए, कम हो तो उतने कम कर लीजिए, लेकिन जितने भी एक हेड देख लीजिए कि सिंपल एंट्रीज और जर्नल कंपाउंड एंट्रीज, इसके जितने भी सम हैं ये सम आप करने की कोशिश कीजिए। इसमें यदि प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से आप मुझे कॉल कीजिए या फिर मैसेज दे करके और उस ट्रांजैक्शन को आप मुझे बताइए कि इस वाले सम में ये वाला ट्रांजैक्शन मुझे नहीं मिला है या नहीं समझ में आया है, तो फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। और मैं कल मीटिंग भी लेने वाली हूँ जूम पर, तो जूम पर जो अपन हाफ एन आवर की मीटिंग करेंगे उसमें मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स पूछूंगी, आप लोगों ने कितने सम किए हैं ये देखूंगी और पर्सनली एक एक बच्ची से पूछूंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को निकाल करके तब तक रखेंगे और तब फिर अपन उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक का भी जितना हमारा काम हुआ है इतना सबको अपने रजिस्टर में कंप्लीट भी करना है। अब कंप्लीट किस तरह से करेंगे, इसकी थ्योरी में आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें अभी आप सिर्फ सम कीजिए। जो 4 चैप्टर है इसमें 3rd चैप्टर तक मैंने आपको थ्योरी बताई है, वो थ्योरी आपको रिटर्न वर्क में रजिस्टर में कंप्लीटली करके और मुझे दिखाना है। तो रेगुलरली जो आप लोग लिख रहे हैं आप उसकी फोटो भी खींच के और मुझे भेजते रहिए ताकि आप लोगों ने कितना रिटर्न वर्क किया है ये पता चले। इसके बाद जो 4th चैप्टर में है, 4th चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ आप 4th चैप्टर जर्नल लिखें और उसके बाद सिंपल एंट्री के जितने भी सम आप कर रहे हैं वो उसी रजिस्टर में करना है। फिर इसकी थ्योरी में मैं आपको पहले लर्निंग करवाऊंगी और उसके बाद मैं आपको थ्योरी लिखने के लिए दूंगी। तो इसलिए अब यहाँ से हमारे सम स्टार्ट हुए हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर में हम सम करेंगे और उस सम की आप फोटो खींच करके और मुझे भेजेंगे। जर्नल का फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह बनाना है जैसा कि यहाँ पे हमको फॉर्मेट में दिया हुआ है। फॉर्मेट में जब आप जर्नल के सम करेंगे तो उसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके जो पेजेस की जो चौड़ाई है उसमें डेट का कॉलम थोड़ा सा छोटा बनेगा, पर्टिकुलर का सबसे बड़ा बनेगा। एलएफ में हम कभी भी नहीं लिखेंगे इसलिए उसका छोटा सा कॉलम बनाना है। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का जैसा यहाँ समझाया गया है उसी तरह से यहाँ पे हमको कॉलम अपने रजिस्टर में भी बनाना है। यदि आप किसी भी कॉलम को जैसे अमाउंट के कॉलम बहुत बड़े बड़े कर दें और पर्टिकुलर के छोटे करेंगे तो उसमें आपको जो एंट्री लिखोगे तो उन एंट्रियों को ये लिखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ छोटे छोटे से नाम दिए हैं, हो सकता है अभी आगे जाके थोड़े बड़े भी नाम आएंगे तो उस समय हमको दिक्कत जाती है क्योंकि वो सब मिक्स होते हैं। तो इसलिए आप लोग ये जो कॉलम खींचेंगे तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो इसके मैंने आपको पहले भी बताए थे कि स्पेशल पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, ये जब आप सवाल करने बैठते हैं तो इन पॉइंट्स को विशेष रूप से एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प मिलती है कि आप कैश ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, क्रेडिट देख रहे हैं, कोई सा रिटर्न है या फिर कोई सा एक्सपेंसेस है, इनकम है, इसको आपको पहचानने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो रूल्स हैं हर एंट्री के लिए आप पहले नियम को देखें। सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि जो भी ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं, उन 2 अकाउंट में कौन सा खाता या कौन सा अकाउंट कौन सी प्रकृति का है, मतलब पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है।
इन तीनों में से जब आपका कंफर्म हो जाए कि ये तो पर्सनल अकाउंट है, तब आप फिर उस नियम को ध्यान में रखेंगे जो कि पर्सनल अकाउंट का रूल है, उस रूल को वहां पे फिर लगाना है। तो इतना यदि आप सोच के करेंगे तो आपकी एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। और यदि आप सोचते हैं तो उसके लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स याद होने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने 2 बार भी इन रूल्स को लिख लिया तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। और यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कॉपी में लिख करके और एक पेज को जहां आपकी स्टडी करने की प्लेस है वहां पे लगा दें। आपको एक बार में यदि आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये देख के तो हमको ये इजीली याद हो रहा है ना। तो इस तरह से आपको ये रूल्स अगर अच्छे से याद होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि हम कौन से खाते को डेबिट करें और कौन से को क्रेडिट करें। तो अभी हम इतना ही करेंगे। अब आप लोग इसके सम को तैयार करें, मतलब जितने सम मैक्सिमम हो सकते हैं। एटलीस्ट 5 और 6 सम पर डे आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए। तो सिंपल एंट्री के तो कंप्लीट हो ही जाने चाहिए और कंपाउंड एंट्री के भी जितने हो जाते हैं उतने आप कर लीजिए। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और कल मैं जूम की मीटिंग करूंगी, उसके लिए मैं आपको टाइम और पासवर्ड बता दूंगी, जो भी उसकी लिंक होगी। ओके, बाय।